Hi. Done is better than perfect. Today is 20th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। तेहरी डैम है उत्तराखंड में। कांचीपुरम को बोला जाता है गोल्डन सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। 1801 में गंगा रिवर डॉल्फिन ऑफिशियली डिस्कवर हुई थी। 23 वो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। सी, अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो 7516.6 हमारा कोस्टल लाइन है। गुजरात, आंध्रा, तमिल, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गोवा, अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव। तो ये हो गए 13। टोटल स्टेट्स हैं हमारे यहाँ 28 + 8 दैट इज 36 स्टेट्स एंड यूटीज हैं। तो 36 - 13 दैट इज 23 ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। आज के सवाल है, द रीजन लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन इज कॉल्ड। ये जो जोन होता है इसका जोग्राफिकल मीनिंग क्या है कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में। कोल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, लाइक दैट, किस टाइप ऑफ रॉक्स। ब्रेक बोन फीवर किसको कहा जाता है, दिल्ली में पढ़ा है हमने। विच ग्लैंड इज रेफर टू एज द बायोलॉजिकल क्लॉक। Which pollution is responsible for knock-knee syndrome? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है फ्यूरी। फ्यूरी मतलब होता है रेज, रोष, एंगर, रेथ। एस्केलेशन होना मतलब वो चीज बढ़ रही है, वृद्धि हो गई। राइज, हाइक, एडवांस। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट लाइज है, ऑब्वियस या फिर कोई ज्वलंत मुद्दा है, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग। एक्सपीडाइट करना मतलब स्पीड अप करना, जल्दी करना, एक्सेलरेट, हरी। रिडेम्पशन मतलब होता है रिट्रीवल हो गया है, रिकवरी हो गई है, रिक्लेमेशन है। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो आज के टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट रिलेंट्स डिसाइड टू स्पाइक फार्म लॉज। ये फार्म लॉज थे, साल भर बाद अब इसे गवर्नमेंट रिपील कर रही है, मतलब फॉर्म्स के जो एक्ट थे ये तीनों एक्ट इसको रिपील किया जा रहा है। देन दिस इज पोस्ट एनईपी, ओडिशा ऑल सेट टू टीच इन ट्राइबल लैंग्वेज, एक्सेलेंट। गाइडिंग लाइट, कल गुरुपुरब था। तालिबान टेक ओवर इम्पैक्ट्स प्रेजेंस ऑफ अफगान बिजनेसमैन एट ट्रेड अफेयर, दिस इज IITF। देन सीड्स ऑफ होप हैं, दिस इज एरर करेक्टेड। मैलाफाइड और बोनाफाइड के बीच में डिफरेंस क्या होता है और लॉ का मतलब क्या होता है। इंडिजीनस चॉपर हैं, हमारा जो मिलिट्री है, इंडिजिनाइजेशन ज़रूरी है इक्विपमेंट्स में। दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। दिस इज थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, वे फ्यूचर पोटेंशियल व्हेन अवॉर्डिंग रिलीफ। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने की बात चल रही है बीजिंग ओलंपिक्स को। देन US ऑथराइजेस 3rd शॉट ऑफ COVID-19 वैक्सीनेशन, कमाला हैरिस। ग्लोबल टेक टैलेंट का क्रंच चल रहा है और ये है ब्राजीलियन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, और यहाँ हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। नेशनल डिजिटल ड्रग्स डेटा बैंक बनाने की बात है, जन औषधि, और US फेड ऑफिशियल्स प्लान कर रहे हैं रेट हाइक्स का। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, government relents, decides to spike farm laws. farm laws, तो 3 फार्म लॉज आए थे तकरीबन 1 साल पहले। ये बिल है, ये एक्ट भी बन गया था, पार्लियामेंट से पास हुआ था। पहला था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, मतलब फार्मर ने जो अनाज उगाया उसका ट्रेड कैसे होगा, कॉमर्स कैसे होगा, बिकेगा कहाँ पे, मंडी में बिकेगा या फिर कहीं और भी सेल कर सकते हो, तो दिस इज ट्रेड एंड कॉमर्स। अब एग्रीकल्चर तो होता है स्टेट का सब्जेक्ट, बट जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो इसके बिहाफ में सेंटर ने ये लॉ बनाया था, बिकॉज दिस इज कॉन्करेंट सब्जेक्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये पहला लॉ था। दूसरा एक्ट था फार्मर का एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग।
और तीसरा एक अमेंडमेंट था 1955 का एक एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी, उसका अमेंडमेंट बिल आया, एक्ट बना 2020। तो इसमें होर्डिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ रिलैक्सेशन दिए थे। प्राइमरीली जो अपोजिशन आ रहा था वो इन दोनों पे आ रहा था कि अगर एमएसपी जाएगा, मंडी सिस्टम चला जाएगा तो इससे डिफ़िकल्टी हो सकती है। इस बात पे फार्मर्स थे, सर्टेन सेक्शन ऑफ फार्मर एप्रीहेंशंस थे और वो कर रहे थे प्रोटेस्ट। तो फर्स्ट दिस एंड सेकंड दिस, प्राइमरली इन दोनों पे प्रोटेस्ट था। तो ये प्रोटेस्ट का टाइमलाइन है, लास्ट ईयर सितंबर में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया, इन तीनों एक्ट पे स्टे लगा दिया, बट फार्मर प्रोटेस्ट कंटिन्यूड था। तो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि जो बिल आया था वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए था, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सो बिल वॉज रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेके आई थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में। बट बिकॉज पॉपुलेशन जो है वहाँ पे एप्रीहेंशन है, और बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी, सो इन पूरे कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कल ब्रॉडकास्ट किया टेलीविज़न पे और कहा कि ये जो 3 एक्ट है इसको रिपील किया जा रहा है, रिपील। तो अभी जो विंटर सेशन स्टार्ट होगा उसमें ये तीनों एक्ट्स को रिपील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि एक कमेटी बनेगी, रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे, वो देखेंगे कि फार्म सेक्टर में जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ को ये कमेटी देखेगी। और अच्छी बात क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दोनों यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होंगे, गुड। ये जो 3 आए थे ना, इनका इसलिए भी एप्रीहेंशन हुआ, इनकन्वीनियंस हुआ, बिकॉज ये ऑर्डिनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इससे जो पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन होता है वो बाईपास हो जाता है, और फिर स्टेट्स के मन में, लोगों के मन में एप्रीहेंशंस भी आते हैं। तो दिस वाज आल्सो वन रीज़न कि इन तीनों एक्ट्स का इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो अभी ये सही तरीका है, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस कमेटी पे जीरो बजट फार्मिंग, फर्टिलाइजर, क्रॉप पैटर्न, ट्रांसपेरेंसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, इन सब मुद्दों पे अब ये बात करेगी। सो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप फॉरवर्ड। अब यहाँ कुछ लेसन्स भी हैं। लेसन्स तो पहला है कि डेमोक्रेसी है, वी आर अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी में जो विल है, लोग जो चाहते हैं वो होता है, विल ऑफ पीपल सुप्रीम होता है, विल ऑफ पीपल, कि कलेक्टिव कॉन्शियंस, कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव एस्पायरेशन, कलेक्टिव पीपल क्या चाहते हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सेकंड, कलेक्टिव विजडम एंड एस्पायरेशन होता है, तो दिस इज डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में लोग क्या चाहते हैं, विल ऑफ पीपल। सेकंड, गवर्नमेंट जो होती है उसको रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए फॉर द पीपल, लोगों के प्रति। अब फार्मर्स जो हैं, यहाँ फार्म सेक्टर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक्चुअली ये जो वर्ड है फार्मर, इसको भी डिफाइन करने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में किसान कौन है। और किसान का भी टीयर्स होते हैं, जैसे एक छोटा किसान है, एक बहुत करोड़पति किसान है, तो दोनों को एक तराजू पे नहीं तोला जा सकता। तो फार्मर्स एक्चुअली हैं कौन? लैंडलेस फार्मर्स हैं तो वो अलग है, अगर रिच फार्मर्स हैं तो वो अलग है। सो द पॉइंट इज वी नीड टू डिफाइन दिस डेफिनेशन कीवर्ड की हु आर फार्मर्स। सेकेंड, रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में रिक्वायर्ड है, ये बात सब अग्री करते हैं, रिफॉर्म्स ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, लाइक प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा एंड एग्रीकल्चर इज़ द नीड ऑफ द आवर। प्लस रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसमें सारे फार्मर्स, उनके स्टेक होल्डर्स जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, कलेक्टिव होना चाहिए, कलेक्टिव। बिकॉज जो एग्रीकल्चर है ये इंडिया में एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है और बहुत एसेंशियल मुद्दा भी है। 50% से ज़्यादा लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हैं, तो इसमें एक पॉलिटिकल मुद्दा भी आता है। चौथा जो बात है, कुछ दिन पहले हमने एनएसए का भी एक स्टेटमेंट देखा था कि जो फोर्थ दिस वॉरफेयर चेंज हो रहा है कि पीपल को मोबिलाइज करें, सोशल मीडिया में अब प्रोपोगेंडा रन करें, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स बताएं, ट्विस्ट करें, मैनूवर करें, ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वायलेंस, प्रोटेस्ट
राइट है, फंडामेंटल राइट है, बट वायलेंस की कोई जगह नहीं है प्रोटेस्ट में, आर्म ट्विस्टिंग की कोई जगह नहीं है प्रोटेस्ट में, और प्रोपोगेंडा बेस्ड दिस मैसेजिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये तो एक रॉन्ग प्रेसिडेंस भी सेट करेगा। तो ये पूरे मुद्दे के बहुत सारे पहलू हैं जिस पे हमें सोचना ज़रूरी है। गवर्नमेंट रिलेंट्स डिसाइड टू स्पाइक फार्म लॉज। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है पोस्ट एनईपी ओडिशा ऑल सेट टू टीच इन ट्राइबल लैंग्वेज। ट्राइबल लैंग्वेज जैसे हम बचपन में स्कूल तो हम 3 4 5 साल बाद ही जाते हैं, तो शुरुआत में जो हमारा लाइक मदर टंग है उससे हम ज़्यादा अच्छे से फैमिलियर होते हैं। तो शुरुआती स्कूल भी अगर हमारी मदर टंग में ही पढ़ाएं, रीजनल लैंग्वेज में, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, स्पेशली ट्राइबल्स एंड विलेजेस में। सो 3000 टीचर रेडी हैं टू इम्पार्ट लर्निंग इन 21 लैंग्वेजेस टू 2 लाख आदिवासी चिल्ड्रन। एक्सेलेंट। यहाँ अब इस कीवर्ड को याद रखिए, जहाँ भी मौका मिले इस एग्जाम्पल को लिखना है आपको। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है समहति, उड़ीसा का है, एड्रेस कर रहा है लैंग्वेज इश्यूज फेस्ड बाय ट्राइबल स्टूडेंट्स इन अर्ली ग्रेड्स और एलिमेंट्री क्लासेस। दिस इज द ट्रिक, जो हम बोलते हैं ना एनरिचमेंट करो वगैरह, क्या है यही सब चीज़ें हैं, आंसर एनरिचमेंट वगैरह, कि आपके पास आपने एक सिलेबस पढ़ लिया, स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया, अब उस स्टैटिक पार्ट का आप एप्लीकेशन बता पा रहे हो। जैसे स्टैटिक पार्ट में हमने एजुकेशन पढ़ा, इंक्लूसिवनेस पढ़ा, एनईपी 2020 भी आपने पढ़ लिया, अब उसमें एक एप्लीकेशन लिखो, प्रोजेक्ट समहति फ्रॉम ओडिशा गवर्नमेंट। एक्सीलेंट। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अगर एक सवाल में भी 0.5 एक्स्ट्रा मिले तो 20 सवाल होते हैं, 20 इंटू 0.5 कितना हो गया, 10 नंबर हो गए, 4 पेपर है, 40 नंबर का लीड मिल जाएगा आपको जीएस अलोन में। ये बहुत सिलेक्शन इवन टॉप कर सकते हो, इतना 40 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो प्रोजेक्ट समहति, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो शॉर्टकट्स मत मारो, हार्डवर्क से भी मत डरो, आज नहीं तो कल तो करना तो पड़ेगा ही हार्डवर्क। सो गो स्टडी सिस्टमैटिकली एंड जेन्युइन एफर्ट्स डालिए। दिस इज समहति। अब ये जैसे लर्निंग कर्व है, ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कोरापुट विलेज में। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि डाइवर्सिटी बहुत है। अब ओडिशा राज्य में ही 21 स्पोकन लैंग्वेजेस हैं और 74 डायलेक्ट्स हैं, मतलब बोलियां भी बदल गई है, इनका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो रहा है। तो इसको एड्रेस करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा, टीचर्स को बड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देन दिस इज गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, फेस्टिव जॉय है, डिवोटी है, गोल्डन टेम्पल में बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक जी, फर्स्ट सिख गुरु इन अमृतसर ऑन फ्राइडे। Then this is a win for democracy, Farmer Hill historic victory, guiding light and post NEP. So this is the front page of the Hindu. ये सेकंड पेज है। दिल्ली में अभी भी पॉल्यूशन है। तालिबान टेक ओवर इम्पैक्ट्स प्रेजेंस ऑफ अफगान बिजनेसमैन एट ट्रेड फेयर। अब सबसे ज़्यादा क्या पिटता है, जब भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, वायलेंस होता है, तो वहाँ की इकोनॉमी पिट जाती है। अफगानिस्तान में भी यही चीज़ हो रहा है, बिजनेस वहाँ का इकोनॉमी पिट रही है। ये इंडिया में ट्रेड फेयर पे अब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस लग गए, पाकिस्तान यहाँ से अलाउ नहीं करेगा, एयर रूट अवेलेबल नहीं है, और अगर सी के थ्रू आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, तो इनका प्रोडक्ट नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अफगानिस्तान में हम पढ़ते हैं ना, काबुली वाला ड्राई फ्रूट्स बड़े फेमस हैं अफगानिस्तान के। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में जो लगा है, तो इस बार इनका फुटफॉल कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है अफगान बिजनेस का। ट्रेडर्स बहुत सारे कंट्री के हैं, नेपाल, अफगान, ईरान, टर्की, श्रीलंका, ITTF में। ये 40th एडिशन है, लास्ट ईयर नहीं हो पाया था कोविड-19 पैंडमिक के बिहाफ में, तो दिस इज देयर गुड। अब ये बड़ा सैड न्यूज़ है, दिस इज KR विजयन, एक्सेलेंट। ये काफ़ी फेमस भी थे। ये क्या करते थे, खूब मेहनत से ऐसे काम करते थे, फिर अपनी वाइफ और आप दोनों मिलके ग्लोब ट्रोटिंग करते थे। आपने 26 कंट्री घूमी है पिछले 14 ईयर्स में। सो दिस इज ग्लोब ट्रोटिंग सी सेलर फ्रॉम केरला। देन रेन क्लेम्स 13 लाइव्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्रा में भी बड़ा बारिश हुआ और जैसा केरल का सीन था वही आंध्रा का सीन है। डैम ब्रीचेस दिस, पैसेंजर्स मिसिंग। जो फ्लड्स है इसके लिए भी एक सिस्टमैटिक अप्रोच ज़रूरी है, सॉल्यूशन ज़रूरी है, और फ्लड्स में भी स्पेसिफिकली अर्बन फ्लडिंग। देन दिस इज आंध्रा एंड केरला पिक्स किनालूर टू सेट अप
एम्स, ये एडिटोरियल है. दिस इज सीड ऑफ होप. दिस इज रिलेटेड टू रिपील ऑफ दीज 3 फार्म लॉज. फार्मर्स शुड विड्रॉ प्रोटेस्ट एंड पुश फॉर कंसल्टेशन इन एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सेक्टर. नाउ सी, ये सबकी जिम्मेदारी है, किसानों की भी, सरकार की भी, कि रिफॉर्म्स लाएं सेक्टर में. और बेहतर होगा कि यहाँ पे प्रॉपर कंसल्टेशन हो, अग्रीमेंट हो, डिस्कशन, डिबेट हो, सो दैट जो एक्चुअल एग्रीकल्चर है ना, उसकी हम हेल्प कर पाए. ये जो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में 1 साल का जो टेंशन था, ये सॉल्व हुआ, विच इज़ गुड. फियर्स अब यही थे कि अगर लॉ भी करेक्ट होता है, बट अगर प्रोसीजर फॉलोड नहीं होता, जैसे पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं हुआ, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो क्या होता है, अच्छी चीज़ भी खराब लगने लगती है. तो fears were aggravated by the undemocratic manner in which these laws were brought about. ऑर्डिनेंस के थ्रू. प्रॉब्लम ये है कि 1, 2, 3 की तरह लॉज लाए, पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं हुआ, ओपोजिशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, डेलिबरेशन नहीं हुआ, स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया. तो इससे क्या होता है, फियर्स आते हैं. इससे क्या होता है, डाउट्स क्रिएट होते हैं, एप्रीहेंशन क्रिएट होता है. तो दिस इज ऑल्सो वन लेसन कि जब भी ग्राउंड ब्रेकिंग चेंज लाने होते हैं, सबका पहले बैकग्राउंड वर्क रेडी करो, सबको कॉन्फिडेंस में लो, फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करो. तो ये डिसीजन है रिपील का. दिस इज ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी. फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए अप्रोच में, ये गुड ट्रेट है. फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अ बैड ट्रेट इन डेमोक्रेसी. नेगोशिएशंस होना चाहिए, पर ये केवल पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी नहीं होनी चाहिए. लाइक टाइमिंग रिपील हुआ तो अभी पॉलिटिकल इलेक्शंस भी है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी अवॉइड हो सकती है. रिफ्लेक्स है करंट डिस्पेंसेशन का कि पेंट करे ओपोनेंट्स. नाउ सी, अगर कोई आपसे अग्री नहीं कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है, तो हम उसको आउटराइटली डिक्लेयर कर दें कि वो एंटी नेशनल है, या फिर लाइक दैट क्रिटिक है तो एंटी नेशनल है, ओपोनेंट है. नो, एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल, इन दोनों में फ़र्क होता है. तो ये भी एक लेसन है. सो द पॉइंट इज, पॉलिटिकल अंडरटोन हम नहीं देखेंगे. द पॉइंट इज, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, सीड्स ऑफ होप है ये, कि ट्रायम्फ ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, पीपल विल ऑनर करना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए. और दूसरी बात, जो प्रोटेस्टर्स थे, प्रोटेस्टर्स भी अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट इतना नहीं था. प्रोटेस्टर प्राइमरली दिस पंजाब और हरियाणा में था, और उसका रीज़न क्या था, दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण यहाँ पे प्राइमरली वीट और राइस का कल्टीवेशन किया गया, और जो नए लॉज थे उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड मुद्दा आया, एमएसपी से रिलेटेड मुद्दा आया. तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो यहाँ का था उसको चैलेंज हुआ. तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, वेरी डाइवर्स कंट्री. तो जो लॉ मेकिंग है उसमें इस डाइवर्सिटी को भी एड्रेस करना चाहिए. पंजाब हरियाणा के फार्मर्स और केरला के फार्मर्स दोनों में डिफरेंस है. नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स और सेंट्रल इंडिया के फार्मर्स दोनों में डिफरेंस है. तो अगेन कलेक्टिव होना चाहिए, डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. सो दिस इज देयर. एरर करेक्टेड. बाकी फॉर्म लॉज में अभी बहुत ज़्यादा हीट भी है, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हैं. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. विद इन अ वीक इसको और डिटेल में हम देखेंगे कि क्या प्लस थे क्या माइनस थे. अभी इसमें टाइम वेस्ट ही होगा अगर हम बहुत ज़्यादा ड्वेल करेंगे इन चीज़ों पे. एरर करेक्टेड. अब ये इंपॉर्टेंट है. लॉ मतलब क्या होता है, नियम. हम हमेशा बोलते हैं नियम के हिसाब से काम होता है. स्पेशली ब्यूरोक्रेसी मतलब रूल्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स के हिसाब से काम होता है. कई बार आपको केस स्टडी या इंटरव्यू में कोई सवाल पूछ लेते हैं, तो कई बार एक बड़ा सेफ आंसर होता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे. जैसे केस दे दिया, आप यहाँ फॉरेन में डिप्लॉयड हो, ये सिचुएशन हो गया, आप क्या करोगे, विल फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. बिकॉज सरकारी काम में हर चीज़ का एक नियम होता है, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो वेल डॉक्यूमेंटेड होता है और उसके हिसाब से काम होता है. तो जो किताबों में लिखा है, बुक्स में लिखा है, रूल्स में लिखा है, उसको यूजुअली हमें रेफर करना चाहिए. सीनियर्स से आप बोल सकते हो आई टेक काउंसिल ऑफ सीनियर्स, क्योंकि हर प्रॉब्लम होती है ना वो फर्स्ट नहीं होती, यूनिक भी नहीं होती. आपसे पहले के जो ऑफिसर्स आए उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, सॉल्यूशन भी निकाला होगा, उनके क्या लेसन्स हैं. तो ऑलवेज आस्क सीनियर्स जो एक्सपीरियंस्ड है. दिस इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. तो ये है एरर करेक्टेड. अब जो लॉ है इसका इंटरप्रिटेशन भी ऐसा होना चाहिए कि वो जो लॉ का इंटेंशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए. जैसे ये केस क्यों आया, सेक्शन 7 है पॉक्सो का, तो
तो इसमें अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है बट अगर वहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो उसको सेक्सुअल ऑफेंस नहीं माना जा रहा था। तो ये तो गलत हुआ कि यहाँ तो हमको इंटेंशन देखना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 7 का ये इंटरप्रिटेशन लिया बिकॉज इस असॉल्ट में स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो जो असॉल्ट जिसने किया था वो स्कॉट फ्री हो गया। तो ये तो डिफीट ऑफ लॉ हो गया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉ है उसको लेटर एंड स्पिरिट में समझना ज़रूरी है, इंटेंट में समझना ज़रूरी है। ये नहीं कि वर्डिंग्स के चक्कर में वो लॉ अपनी इंटेंशन ही खो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलैक्रिटी दिखाया, सेंसिटिविटी दिखाया, जजमेंट में बताया कि ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है वो रॉन्ग है। सेकंड, तो ये जो लॉज होते हैं दिस पॉक्सो से रिलेटेड या इन जनरल जो भी है, तो यहाँ हमें लेटर एंड स्पिरिट को फॉलो करना ज़रूरी है, इंटेंशंस देखना ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है वो है चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स फाउंड इन द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। जो चिल्ड्रन होते हैं आज की डेट में उनका इंटरनेट एक्सपोजर भी बहुत हो रहा है। इंटरनेट एक्सपोजर में रॉन्ग और राइट डिसाइड करना वैसे ही डिफिकल्ट होता है। सो वी नीड टू एजुकेट चिल्ड्रन, वी नीड टू एजुकेट, उनको एजुकेट ये करना है कि राइट टच क्या होता है और रॉन्ग टच क्या होता है। उनको इनके बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। दे शुड नॉट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर्स चाहे वो कोई भी हो, स्कूल में हो या फिर एनीवेयर, नेवर दिस ट्रस्ट स्ट्रेंजर। थर्ड, कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन हमेशा पेरेंट्स को गेन करना चाहिए ताकि बच्चा डर के मारे ऐसा नहीं हो कि कुछ बता नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो द आइडिया इज वी नीड लॉज बट एट द सेम टाइम जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन को भी हमें समझाना और एक बेसिक ग्रूमिंग ज़रूरी होती है ताकि वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस बता पाए। स्कूल में ऐसे ही कोई भी आ रहा है तो किसी के साथ नहीं जाना है, अक्सर ऐसे रॉन्ग डूइंग्स भी होते हैं। सो वी नीड टू एजुकेट चिल्ड्रन एज वेल। और जो लॉज है वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करवाना भी ज़रूरी है। तो दिस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर्स। इंटरप्रिटेशन शुड नॉट बी डिस्ट्रक्टिव ऑफ द लॉज इंटेंशन, दिस इज द मैसेज। अब यहाँ एक सवाल तैयार करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लॉ? टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसके दो पार्ट है। पहला तो पार्ट में आपको ये बताना है वर्ड लॉ का मतलब क्या होता है, नियम क्या होता है ना। दूसरे पार्ट में जो डाइसीज प्रिंसिपल्स भी हमने पढ़े, हैव अ लुक एट, वीडियो भी है डाइसीज प्रिंसिपल का। तो डिफरेंस क्या होता है, ये दो प्रिंसिपल्स हैं, रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। सो दो पार्ट है, दोनों पार्ट को यू हैव टू एड्रेस, राइट इट डाउन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। कल के सवाल देखें तो कल ये दो सवाल थे हमारे, 1857 और रानी लक्ष्मीबाई जी और गुरु नानक देव जी। बड़े अच्छे आंसर्स आपने लिखे हैं, जैसे एकता ने रियली गुड आंसर, सी अंडरलाइन है, और एक ना दिस जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, एक सिस्टमेटिकली पूरी कॉपी दिख रही है। जैसे क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे मार्जिन्स भी लिखा है, पहले आपने इंट्रोड्यूस किया रिवोल्ट ऑफ 1857, फिर पॉइंट वाइज आपने कॉजेज बताए, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशो रिलीजियस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स, डिसकंटेंट था सिपोय में। तो व्हाट डज इट टेल कि आप बहुत डिफरेंट एंगल से सोच पा रहे हो कि रिवोल्ट के बहुत सारे डाइवर्स कॉजेस थे और वो सब हेडिंग से आपने बताया। दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। फिर आपने क्विकली चैलेंज बताया, सिग्निफिकेंस बताया। तो सी, कम शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम आए रानी लक्ष्मीबाई जी पे और उनका भी यहाँ पे हमने मेंशन किया और वैल्यूज़ भी अलग से आइडेंटिफाई की। वेरी गुड आंसर। देन उमेश का प्रेजेंटेशन एक्सेलेंट होता है। तो सी, इंडिया में आपने एक छोटा सा मैप भी बना दिया, सच अ गुड स्ट्रैटेजी। और कॉजेज ऑफ रिवोल्ट भी आपने यहाँ पे ऐसे अगेन बता दिया। तो सी, विजुअल्स बेटर हो गए ना, विजुअल्स तुरंत दिख रहा है कि अच्छा इसने ये कॉजेज भी बता दिए और ये मैप भी बना दिया, वंडरफुल। देन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, लक्ष्मीबाई जी को भी दिया और एक कंक्लूजन भी ड्रॉ किया। सी, कंक्लूजन भी एक अच्छा लिखना चाहिए ताकि आप हाई नोट पे अपने आंसर को कंप्लीट करो। दमन इज राइटिंग वेरी वेल, गुरु नानक देव जी के बारे में बताया, फिर आपने उनकी टीचिंग्स को भी यहाँ पे कंसाइजली बताया, एक्सेलेंट। ओके, ये जब गलत हो ना तो इसको सिंपल एक लाइन से ऐसे काटना चाहिए, इससे कॉपी थोड़ी और नीट एंड क्लीन दिखेगी। देन इसके बाद रसेंद्र इज ऑल्सो गुड। सी,
कॉजेज ऑफ रिवोल्ट बताए, इंट्रोडक्शन बताया और फ्रीडम फाइटर्स के ऐसे करके एक लिस्ट के थ्रू नाम भी बता दिया। गुड स्ट्रैटेजी। वैल्यूज एंड वैलर की बात किया। सी हम ना बीच बीच में ऐसे हिंदी का कोई फेमस डायलॉग है तो लिख सकते हैं, इट इज़ ओके, बट उसको ऐसे कोट में लिखना चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा है। देन फैक्ट्स की बात किया। अब ये दूसरा था टीचिंग ऑफ गुरु नानक देव जी, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया। एक्सेलेंट। विकास की कॉपी देखिए, अगेन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया, रिजल्ट बताया, वैल्यूज एंड वैलर को भी एक्सप्लेन किया। वेरी गुड। अदिति बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है। सी पहले इंट्रोडक्शन हुआ, अब यहाँ पे मंगल पांडे के टाइम से स्टार्ट किया यहाँ पे, तो थोड़ा एक हिस्ट्री भी कवर कर लिया। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट्स बताए, रीजन ऑफ फेलियर, इम्पैक्ट क्या हुआ, वैल्यूज क्या हुई। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड आंसर। गुरु नानक देव जी। अब हम चाहें ना तो यहाँ पे विजुअल्स थोड़े और बेटर कर सकते हैं, लाइक जैसे फ्लो चार्ट्स बना दें या फिर कोई एक मैप बना दें जैसे उमेश ने बनाया था। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये भी आपको हेल्प करेगी। लाइक 0.5 भी एक्स्ट्रा मिले तो आई टोल्ड यू, सी 10-20 क्वेश्चंस हैं, 10-20 मार्क्स की लीड हो जाएगी एक पेपर में। ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें ही एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप शेयर करोगे ना, तो खुद को मोटिवेशन भी आता है, एक डिसिप्लिन बनता है। तो शेयर करने से डू नॉट गेट अफ्रेड, शेयर फ्रीली। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितना शेयर करोगे आप देखना आखिर में सबसे ज़्यादा फायदा आप ही को होगा। ओके, ये डिफीट ऑफ ह्यूब्रिस इन कन्फ्रंटेशन ऑन होल्ड है। ये फार्मर्स जो प्रोटेस्ट हुआ उसका रिपील किया, इसका पूरा एक कमेंट्री है। अभी आज के टाइम पे इस पे हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेट्स वेट, सेटल होने देते हैं, आराम से बात करेंगे। द स्टोरी ऑफ एन अरेस्ट, रिजोल्यूशन एंड रिट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी एक बात है जो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। एक होता है मेलाफाइड, एक होता है बोनाफाइड। मिस्टेक्स होती हैं, जो काम करता है वही गलती करता है, जो काम ही नहीं करता वो गलती भी नहीं करता। तो मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टेक्स दो टाइप की होती है, बोनाफाइड और मेलाफाइड। आप एज एन ऑफिसर आपने डिसीजन लिया, अब उस टाइम पे तो वही डिसीजन सही लग रहा था, आज से 5 साल बाद पता चला कि वो डिसीजन गलत हो गया, तो आप पे रिकवरी बैठा दी या आप पे चार्जेस लग गए। तो इससे तो ऑफिसर फिर डिसीजन लेना बंद कर देगा ना, जैसे कोल 2G स्कैम में हमने देखा। तो मिस्टेक्स दो टाइप की हो सकती है, बोनाफाइड और मेलाफाइड। बोनाफाइड मतलब आपके इंटेंशंस गलत नहीं थे, आपने गुड फेथ में वो डिसीजन लिया, बट अब कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, तो इससे फोर्स मेजर हो गया, तो वो डिसीजन गलत प्रूव हो गया, बट वो डिसीजन बोनाफाइड है। तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सेफगार्ड करना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर उन्हें सेफगार्ड नहीं करोगे, जैसे अभी वो साहब रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट के बाद उन पे रिकवरी एंड दिस जेल एंड ऑल हो रहा है, तो दिस सेट्स रॉन्ग प्रेसिडेंस। अगर गलती हो रही है, बोनाफाइड है, तो दैट शुड बी टेकन इन दैट मैनर विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। अगर कोई इंटेंशन रॉन्ग डूइंग हुआ है तो वो बोनाफाइड कहलाता है। सिमिलरली एक होता है मेलाफाइड। अब मेलाफाइड में पनिशमेंट मिलना चाहिए। मेलाफाइड मतलब आपकी इंटेंशन ही गलत थी, आपने डिसीव किया है, सिस्टमैटिकली रॉन्ग डूइंग की। तो डिफरेंस होता है मिस्टेक्स में, बोनाफाइड, मेलाफाइड। ओके, इन दोनों का डिफरेंस समझना चाहिए। यहाँ जो बात है ना, वो बैंक चेयरमैन रिकवरी इससे रिलेटेड है। इसमें पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करते हैं कि जैसे बैंक ऑफिसर ने एक लोन पास किया, उस लोन में कोई चार्जेस लग गए या फिर रिकवरी नहीं हुई या लोन डूब गया, तो अगर वो मेलाफाइड है तो एक्शन लो बैंक एम्प्लॉय पे, बट अगर बोनाफाइड है देन एक शील्ड करना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को, अदरवाइज एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज दिस। सम यूज फार्मर्स एज मेयर पॉन्स, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, दिस इज ऑल्सो वन ट्रुथ। देन इंडिजिनस चॉपर ड्रोन्स हैंडेड ओवर टू आर्म्ड फोर्सेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक साइनेज भी किया रानी लक्ष्मीबाई जी का झांसी में, और इंडिजिनाइजेशन पे फोकस है। तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर था एयरफोर्स का, और 2 ड्रोन्स भी थे, इंडियन स्टार्टअप ने बनाए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी दिया नेवी को। तो सेल्फ रिलायंस पे हम फोकस कर रहे हैं। भारत डायनामिक लिमिटेड है, मैन्युफैक्चर किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 3 दिन का पर्व चल रहा है अभी, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है। इंडिजिनाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। लक्ष्मीबाई जी की भी 193rd बर्थ एनिवर्सरी है। LCH जो है वो कहाँ पे होगा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LSC के आसपास डिप्लॉय होगा। यहाँ पे अपाची हेलीकॉप्टर भी है। अपाची कहाँ से लिया है हमने हेलीकॉप्टर, आंसर अपाची, और एक रोमियो है अपाची, आंसर AH-64E। DRDO और बेल ने ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी बनाया है नेवी को, जो विक्रांत में लगेगा, ये भी डिप्लॉयड है। तो दिस इज इंडिजिनस चॉपर।
सेल्फ रिलायंस इज नेसेसरी। हाई कोर्ट ने प्रेस किया सेंटर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। बिफोर दैट दिस एक और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला जैसे सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल में अभी एडमिशन ऑफ गर्ल्स भी स्टार्ट हो गया। दिस इज गुड। कोएड एजुकेशन इज गुड एजुकेशन। कोएड होना चाहिए, ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना चाहिए अर्ली माइंड्स में भी। दिस बच्चों में कोएड एजुकेशन इज गुड, तो गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे होगा हेल्दी एटमॉस्फेयर, सब पढ़े। दिस इज गुड, सैनिक स्कूल। सो ये इंडिजिनस था और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। सी आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 सब बराबर आर्टिकल 44। तो इसमें है लाइक मैरिज रिलेटेड, इनहेरिटेंस रिलेटेड जो लॉज हैं वो पूरा विद इन इंडिया इंडियन सिटीजन्स के लिए सेम होने चाहिए। हाई कोर्ट ने फिर से प्रेस किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक्चुअली ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी जुडिशली आप इसको नहीं रियलाइज कर सकते, और डीपीएसपी ऐसा है कि जब एटमॉस्फेयर बनेगा, जब प्लेटफॉर्म रेडी होगा, तब आप डीपीएसपी का रियलाइजेशन कर सकते हो। दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टेट को बोला गया है आपकी पॉलिसी इस तरफ होनी चाहिए, तो हमारी पॉलिसी आर्टिकल 44 की तरफ होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 21 तो फंडामेंटल राइट है, तो ये जुडिशली एनफोर्सेबल है, राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ में मैरिज भी होता है। अब सी मैरिज में जैसे अभी चेंज हो रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो नए सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन लिया स्टीप राइज है। आज की जैसे जनरेशन भी है, इंटर कम्युनिटी होता है, इंटर कास्ट होता है, इंटरफेथ मैरिज होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो इनका नंबर बढ़ रहा है, इनका नंबर बढ़ रहा है। वैसे भी मैरिज में दो ही लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, दोज टू हु आर गेटिंग मैरिड। तो इन सब चीज़ों के ऊपर उठ के भी अभी मैरिजेस हो रही है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे लॉज भी अकॉर्डिंगली इवॉल्व हों। लास्ट इधर 5 डेकेड में, फ्यू डेकेड में हमने देखा सोसाइटी कंसिडरेबली इवॉल्व हो रही है। रिलेशनशिप चाहे वो इंटरफेथ हो, इंटर कल्चर हो, तो इन कपल्स का नंबर बढ़ रहा है। Rise in the number of single women requires a comprehensive family code which is in conformity with the changing time। तो इसीलिए जैसे एक मैरिज का जो एक्ट भी है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट, तो सिमिलरली जो लॉज हैं, राइट्स हैं, ये लॉज भी टाइम के साथ इवॉल्व होना जरूरी है। होल्डिंग दैट इंटीमेसीज ऑफ मैरिज लाइव विद इन अ कोर जोन ऑफ प्राइवेसी। अब मैरिज जो होता है ये बड़ा पर्सनल सब्जेक्ट होता है, तो दिस इज अबाउट जोन ऑफ प्राइवेसी, और इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। एब्सोल्यूट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल को राइट है टू चूज अ लाइफ पार्टनर इज नॉट इन द लीस्ट अफेक्टेड मैटर्स ऑफ फेथ। तो दिस इज देयर राइट, एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट राइट कि वो चूज कर सकता है जैसा लाइफ पार्टनर उसे चाहिए। तो इसके लिए जो लॉज हैं वो भी अकॉर्डिंगली इवॉल्व करना जरूरी है। तो हाई कोर्ट ने फिर से इसको प्रेस किया है। अब इसको आप कनेक्ट करो सोशोलॉजी से। एक टॉपिक भी है ग्लोबलाइजेशन और इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, लाइक दैट। तो कनेक्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड, और बिकॉज डीपीएसपी में लिखा हुआ है तो दैट इज वाई ये स्टेट पॉलिसी भी होता है, डीपीएसपी की बातों को रियलाइज कराना। इंडिया चाइना टाइज इज सीइंग अ रफ पैच। बायलैटरल टॉक सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर के साथ था, चाइना के साथ टेंशंस तो हैं। देन दिस इज वाइब्रेंट ह्यूज, ये ऐसे ब्लू वाइब्रेंट ह्यूज। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे में ऐसे राष्ट्रपति भवन को ऐसे कलर यहाँ पे हुआ, वाइब्रेंट ह्यूज। तो आज का दूसरा सवाल है, द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, इलैबोरेट। बड़ा इजी सा है बट ये बहुत डिफिकल्ट भी है सवाल। थिंक, सिलेबस से कनेक्ट करिए। द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड चिल्ड्रन डे क्या है? बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। फॉर नाउ फॉरगेट इट, GS 1 2 3 4। इसमें आप मिक्स भी कर सकते हो, आप इधर क्लाइमेट रिलेटेड बातें भी बता सकते हो, सोशियोलॉजी की भी बातें बता सकते हो, लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बातें बता सकते हो, GS 4 का एथिक्स भी बता सकते हो। जस्ट थिंक कि जो फ्यूचर है चिल्ड्रन डे में, एल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फ्यूचर है वो हम कैसा प्रोवाइड करेंगे अपकमिंग जनरेशन को। चिल्ड्रन डे में अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, बेटर इन द सेंस, एवरी सेंस में बेटर फ्यूचर। थिंक, इलैबोरेट। वे फ्यूचर पोटेंशियल व्हेन अवॉर्डिंग रिलीफ। अब सी, अगर कोई एक यंगस्टर है, सपोज एक्सीडेंट होता है, तो उस टाइम पे उसका इतना वर्थ सपोज नहीं है, इज नॉट अर्निंग लाइक दैट,
बट उसका फ्यूचर तो था ना उसके पास, तो अगर उसको कंपनसेशन देना है तो उसके फ्यूचर पोटेंशियल को भी एड्रेस रखना चाहिए. Real possibility that a bright future was in store for a young accident victim before it was cut short tragically should be considered. Determining compensation, Supreme Court ने कहा. Again, good decision. So this is there कि फ्यूचर जो पोटेंशियल है उसको भी रखो और उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन दो अगर कोई अनटूवर्ड अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है तो. क्वाशस कन्विक्शन इन पॉक्सो केस. यूएन वांट्स प्रूफ ऑफ. अब ये एक बात है, ये जो पेंग है टेनिस स्टार है, चाइनीज जो पावर है, पावरफुल पीपल, दिस पार्टी के सीपीसी, उनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया तो ये गायब हो गई, जैसे जैकमा गायब हो गया था. तो यूएन अब बोल रहा है पेंग्स वेलबिंग को एड्रेस करें. यूएस मलिंग डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ बीजिंग ओलंपिक्स. और इसी बात पे बीजिंग ओलंपिक्स का बॉयकॉट की भी बात चल रही है. चाइना में राइट्स होते ही नहीं है, राइट्स का अब्यूज हो रहा है. इंडिया फंडेड जाफना कल्चरल सेंटर. जाफना का है श्रीलंका के नॉर्थ में और ये हमारा दिस इंडिया है. तो तमिलनाडु तमिल्स और जाफना में भी तमिल्स, तो क्लोजर टाइज थे. यहाँ कल्चरल सेंटर का इनॉग्रेशन का बात है. यूके मूव्स टू बैन हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो रहा है. जापान रिकॉर्ड स्टिमुलस लेके आया है पैंडेमिक रिकवरी के लिए. बाइडन जो थे वो फॉर टाइम बीइंग दिस एनेस्थीसिया वगैरह था, तो उस टाइम पे फॉर टाइम बीइंग फॉर सम टाइम 1 आवर एंड 25 मिनट के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस, वो प्रेसिडेंट की पावर रखी थी. यूएस ऑथराइजेस कोविड-19 बूस्टर शॉट. अब एक थर्ड डोज की भी बात है को दिस वैक्सीनेशन का कोविड-19. ऑस्ट्रिया में मैंडेटरी हो रहा है वैक्सीनेशन. अमेजॉन जो फॉरेस्ट है ये बहुत स्पीड से डिप्लीट हो रहा है, डिफॉरेस्ट हो रहा है. ये एक बड़ा कॉज ऑफ वरी है. सी ये है साउथ अमेरिका और ये जो पैच दिख रहा है ना, यहाँ बहती है अमेजॉन रिवर. और ये जो फॉरेस्ट है ये बड़ा डेंस फॉरेस्ट है, इक्वेटर. दिस इज रेन फॉरेस्ट और इसको बोला जाता है लंग्स ऑफ अर्थ. ये पूरा है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. प्रॉब्लम क्या है, इधर के जो कंट्रीज हैं उनको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए. फॉरेस्ट है तो ग्रोथ हो नहीं पाती, तो ये फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन करते हैं. क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं. तो ये जो फॉरेस्ट है ना, ऐसा एक न्यूज़ आई वाज रीडिंग सम, बहुत सारे फुटबॉल जो ग्राउंड्स हैं उसके इक्विवेलेंट पर डे ये फॉरेस्ट लॉस हो रहा है. तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी, बिकॉज इससे क्या होगा, अर्थ का जो ग्रीन हाउस गैसेज है या फिर इनको लंग्स बोला जाता है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, वो सीवियरली चैलेंज होगा. और यहाँ पे ट्राइब्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी है. तो कैटल रेंचिंग एक रीज़न है, स्केल एग्रीकल्चर एक रीज़न है, एग्रीकल्चर कमर्शियल है, लॉगिंग पेड़ों को काटा जाता है, फायर, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम. अब जैसे ये पॉइंटर्स है ना, जस्ट नोट इट डाउन. जब भी डिफॉरेस्टेशन की बात हो तो जो बात अमेजोन में है वो मोरलेस हर फॉरेस्ट में है. कैटल रेंचिंग, स्मॉल स्केल सब्सिडेंस, एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, लॉगिंग, लीगल इलीगल, फायर, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन. तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको याद करना चालू करिए. कीवर्ड्स में बात करना है हमें, सीधा कीवर्ड्स बताने हैं. दिस टाइम बचेगा, ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाओगे आप. तो ये बात है. ट्रेंड्स देखिए तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है. डिटेल में जैसे एक इन्फोग्राफिक है ये. ड्राइवर्स क्या है, इनडायरेक्ट तो है, जैसे पॉपुलेशन माइग्रेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल, जैसे जायर बोल्सोनारो की जो पॉलिसी है वो इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है नहीं. इकोनॉमिक ड्राइवर होते हैं, एनवायरमेंटल ड्राइवर होते हैं. तो ये क्या है, सब हेडिंग्स हैं, ये सारे ड्राइवर्स हैं. डायरेक्ट में जैसे एग्रीकल्चर होता है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इंफ्रा हो रहा है, फायर्स हो रही है. ये डिफॉरेस्टेशन के ये सारे फ्रंट्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. हमने क्लासिफाई करना चालू कर दिया ना कीवर्ड्स के बेसिस पे. इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर करना अपने आंसर को. स्ट्रक्चर कि आपने सब हेडिंग्स डाल दी और एक ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, सिस्टमेटिक बना दिया, इसी को स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं. डायरेक्ट ये हो गए, इनडायरेक्ट ये हो गए, ये ड्राइवर्स हैं. अब रेस्पॉन्स टाइप्स में भी जैसे एरिया बेस्ड हुआ, कमोडिटी सेक्टर स्पेसिफिक हो गया. आप उनको राइट्स दो, कंजर्वेशन दो, कानून लाओ, सस्टेनेबिलिटी लाओ, एनवायरमेंट सर्विस लो, रेस्पॉन्सिबल फाइनेंस करो, रेड प्लस सस्टेनेबल ज्यूरिसडिक्शन वगैरह. ये हो गया रेस्पॉन्स. तो इस तरीके से हमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना है. हेडिंग, सब हेडिंग, कैटेगराइज करना, ये बड़ा एफिशिएंट होगा. ओके, तो दिस इज स्पेसिफिक केस ऑफ अमेजॉन डिफॉरेस्टेशन. रिटेंशन इज ईजियर व्हेन लर्निंग इज एक्साइटिंग. देवास डील है जो, दिस देवास डील काफ़ी प्रॉब्लम में थी. एयर इंडिया हैज़ ऑल्सो डिमांडेड अ स्टे ऑन डिस्कवरी पेंडिंग. लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है एयर इंडिया के एसेट्स लेने का.
एयर इंडिया भी सेल हो गया है टाटा एंट्रिक्स कॉप। ग्लोबल टेक टैलेंट क्रंच में लास्ट फॉर अ डिकेड अभी आईटी का बड़ा बूम आ रहा है और टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स टेक टैलेंट का क्रंच चल रहा है। ये भी साल भर चलेगा, डेकेड चलेगा, आईबीएम चेयरमैन ने कहा। इंडिया के लिए अच्छा है बिकॉज इंडिया में आईटी प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा है। देन ग्लोबल गोल्ड डिमांड सॉफ्ट हुआ टॉप एशियन हब्स में, प्राइसेस सो हायर, जीएसटी रेट्स डिसअपॉइंट कर रही है टेक्सटाइल क्लोथिंग इंडस्ट्री को। कल इंडिया जीत गया T20 और ये है हेल द गुरु। कल स्पेशल डे था, कल अर्दन लैंप भी हुए, होली सरोवर है ये गोल्डन टेम्पल पे मैं यहाँ गया हूँ। दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो दिस इज सिख, ओके, तो दिस इज हेल द गुरु। अब ये इंडियन एक्सप्रेस है, यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट की बात है और आदि महोत्सव है। दिस इज अबाउट ट्राइबल्स उनका इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एट्सेट्रा। और ये क्या है, सरस आजीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप है विमेन आर्टिसंस का, कल्चर हेरिटेज ऑफ रूरल इंडिया। तो ये कीवर्ड्स याद रखिए, जैसे सरस आजीविका है, ट्रेड फेयर में इनको रिकॉग्निशन मिल रहा है, हैंडीक्राफ्ट सेल कर पाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, ये सब चीज़ें। दिस इज फसाड एंड क्रैक्स फार्म लॉज ए स्टेप बैक। फार्म लॉज को हम टेक देखेंगे, अभी ये जस्ट थोड़ा सेटल हो जाए, एक आध हफ्ते में इसको अच्छे से देखते हैं। फॉर गेटिंग द सिटी, बिकॉज अर्ली रेस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिस कलर्ड भी होता है, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। द पावर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, टाइम फॉर अ क्लाइमेट टैक्स। ऑस्ट्रिया जो है लॉकडाउन लगाने की बात कर रहा है, वैक्सीनेशन। चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया। हाइपरसोनिक और सबसोनिक और सुपरसोनिक, इन तीनों में डिफरेंस बताइए। यूएस एफडीए कोविड बूस्टर, कोविड केस वेंडर पहला वुहान मार्केट में मिला था। एआई को एथिकल बनाने की बात है। फॉर्म लॉ रिपील हो गए। ये है नेशनल डिजिटल ड्रग्स डेटा बैंक। जैसे ये कई बार बोर्ड देखते हैं ना, जेनेरिक मेडिसिन, किसी कंपनी ने मेडिसिन बनाई, वो उसके पास पेटेंट रहेगा, पेटेंट कुछ सालों के लिए रहता है, 10 15 20 साल। उसके बाद वो मेडिसिन को ओपन कर दिया जाता है, उसका कंटेंट, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा, मतलब कोई भी वो मेडिसिन बना सकता है, तो वो बन जाती है फिर जेनेरिक मेडिसिन। अगर पेटेंटेड वैक्सीनेशन है, कंपनी की ब्रांडेड वैक्सीनेशन है, तो वो 100 रुपये में मिल रही है, तो जेनेरिक मेडिसिन सेम इंग्रेडिएंट वाला 25-30 रुपये में मिल जाएगी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम एक बैंक बनाए, नेशनल डिजिटल ड्रग्स डेटा बैंक बनाए, जहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी हो। और कई बार ये जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये अपना पेटेंट पास नहीं करती, एवरग्रीनिंग भी करती है, तो विच गोज अगेंस्ट कॉम्पिटिशन। तो द पॉइंट इज वी नीड टू एड्रेस दिस जेनेरिक ड्रग्स अवेलेबिलिटी और जेनेरिक ड्रग पे कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। जेनेरिक केमिकली आइडेंटिकल होती है नॉर्मल ड्रग से और उसका काम फंक्शनिंग भी वैसे ही होता है, बराबर इफेक्टिव होती है वो भी। तो डॉक्टर्स को भी करे, माहौल बनाए जेनेरिक, बिकॉज हमारे यहाँ जब भी इलाज वगैरह होता है तो दवाइयों की कीमत एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है दिस इलाज में। तो जेनेरिक मेडिसिन हमें प्रमोट करना चाहिए, पेशेंट की प्राइवेसी, सेंसिटिव डेटा वगैरह भी दें। द आइडिया इज जेनेरिक मेडिसिन जन औषधि केंद्र। ओपेक प्लस यूएस एक्सप्लोर कर रहा है जॉइंट रिजर्व रिलीज, और यूएस अब रेट हाइक करेगा, मतलब यहाँ रेट हाइक करेंगे तो अब देखना क्या होगा, फ्लाई होगी हॉट मनी और वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स का भी देखना हाल। सो दिस इज देयर। So today we talked about, this is important, Brazil and Amazonian rainforest. Try to answer this question and this. Law क्या होता है? Procedure and rule of law. So this is 20th of November 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.